सो हेलो एंड वेलकम टू अवर चैनल ऑन स्टडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट का न्यू चैप्टर दैट इज़ लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। इसमें आज हम इसकी डेफिनेशन और टाइप्स पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर डेफिनेशन के साथ। सो लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग का मतलब है कि जब हम टेंसाइल फोर्स या टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं किसी भी कंक्रीट ब्लॉक पर या फिर बीम पर, जब हम उस बीम के अंदर टेंडेंस डालते हैं, वायर्स डालते हैं, तो उस टाइम जब हम उस वायर्स को स्ट्रेच करते हैं, टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो उस टाइम जो होता है कुछ लॉसेस वहाँ पर क्रिएट होते हैं। सो हमने पढ़ा था प्री टेंशनिंग और पोस्ट टेंशनिंग। तो उस टाइम जो लॉसेस वहाँ पर क्रिएट होते हैं, टेंसाइल फोर्स जब हम उन दोनों चीज़ों पर लगाते हैं, तो उस टाइम जो लॉसेस वहाँ पर क्रिएट होते हैं, श्रिंकेज होती है, डेट लॉसेस इज कॉल्ड लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। अब इसमें कुछ टाइप हैं, मतलब टाइप्स ऑफ लॉसेस हैं कि कहाँ कहाँ पर कैसे लॉसेस होते हैं, किस तरह से लॉसेस वर्क करते हैं। सो उन्हें देखते हैं। नाउ लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग जो है दो टाइप की है। फर्स्ट वन इज़ इमीडिएट एंड सेकंड वन इज़ टाइम डिपेंडेंट। इमीडिएट का मतलब है एकदम से हम काम कर रहे हैं, हम कंक्रीट ब्लॉक को बना रहे हैं, उसके अंदर हम टेंडेंस को फिलअप कर रहे हैं, तो उस टाइम इमीडिएटली जो लॉसेस आ रहा है दैट इज़ कॉल्ड इमीडिएट लॉस। देन सेकंड वन इज़ टाइम डिपेंडेंट। इसमें क्या होगा कि इसमें हम आइडिया नहीं लगा सकते कि लॉस कब आएगा, कब लॉसेस होगा, क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड करेगा। सो जब हम टेंडेंस प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब जब हम स्ट्रेस या टेंसाइल स्ट्रेस प्रोवाइड करवाते हैं कंक्रीट के ऊपर या फिर बीम के अंदर, तो उस टाइम ये लॉसेस क्रिएट होते हैं। नाउ इमीडिएट लॉस में फर्स्ट लॉस है इलास्टिक शॉर्टनिंग। सो इसमें क्या होगा कि जब हम कंक्रीट ब्लॉक में या बीम में जब हम उसकी कास्टिंग करते हैं, तो उससे पहले जब हम उसमें टेंडेंस प्रोवाइड करवाते हैं, वायर्स या केबल्स को स्ट्रेच करवाते हैं बीम के अंदर जैक की हेल्प से, दोनों साइड से उसको जब हम खींचते हैं, टेंशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो इसके बाद हम इसे दोनों साइड से एनकरेज करेंगे, मतलब दोनों साइड से हम इसे पकड़ के रखेंगे जैक की हेल्प से। फिर हम इस ब्लॉक में या बीम में कास्टिंग करेंगे, मतलब फिर हम इसमें कंक्रीट फिलअप करेंगे। और आपको पता है, आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, इस प्रोसेस को हम प्री टेंशनिंग प्रोसेस कहते हैं, जब हम कास्टिंग करने से पहले टेंडेंस प्रोवाइड करवाते हैं, मतलब वायर्स को स्ट्रेच करवाते हैं। फिर क्या होगा कि 20 दिन के बाद जब कंक्रीट सेक्शन या बीम हमारा सेट हो जाएगा, फिर उसके बाद हमने जो जैक की हेल्प से उन टेंडेंस को, उन वायर्स को, केबल्स को पकड़ा था दोनों साइड से, उसको फिर हम छोड़ देंगे। फिर इससे क्या होगा कि जो टेंडेंस स्ट्रेस वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था खींचने से जैक की हेल्प से, वो अपनी पोजीशन पर आना शुरू हो जाएगा, मतलब वहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लगेगी। इस वजह से जो कंक्रीट ब्लॉक है उसमें शॉर्टनिंग आएगी। जैसे ही वो कॉम्पैक्ट हो रहा है वहाँ पर शॉर्टनिंग आएगी, जैसे कि आपको डायग्राम में भी शो हो रहा है, वहाँ पर कंप्रेसिव फोर्स लग रही है। जब हमने जैक की हेल्प से जो हमने वहाँ पर स्ट्रेच किया था, जब हमने उस चीज़ को छोड़ दिया, तो वहाँ पर वो अपनी पोजीशन पर आ रहा है, कंप्रेस हो रहा है। इस वजह से कंक्रीट में शॉर्टनिंग आ रही है और ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। इसके वजह से जो वहाँ पर लॉस क्रिएट हो रहा है, दैट लॉस इज़ कॉल्ड इलास्टिक शॉर्टनिंग। सो प्री टेंशनिंग में शॉर्टनिंग होगी ही होगी, बट पोस्ट टेंशनिंग में शॉर्टनिंग होगी या नहीं होगी ये डिपेंड करेगा बार्स पर। सो देखो, पोस्ट टेंशनिंग में क्या होगा कि अगर हम डक्ट में दो वायर्स को एक साथ खींचेंगे तो इलास्टिक शॉर्टनिंग नहीं होगी, बट हम कंसिक्वेंटली खींचेंगे, मतलब पहले हमने एक वायर को पुल किया, एक वायर को खींचा, फिर दूसरी वायर को खींचेंगे, तो इससे क्या होगा कि दूसरी वायर्स की वजह से पहली वायर्स पर लॉस क्रिएट होगा। और डक्ट का पता आप सभी को है, हमने पहले भी पढ़ा है, डक्ट का मतलब होता है बीम के अंदर हम खाली स्पेस छोड़ते हैं, फिर कास्टिंग करने के बाद जो हमने खाली स्पेस छोड़ा हुआ है डक्ट, उसके अंदर फिर हम टेंडेंस को डालते हैं। सो वो उसकी बात हो रही है, उसमें जो लॉसेस क्रिएट होंगे। नाउ नेक्स्ट लॉस इज़ फ्रिक्शनल लॉस और लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन लॉस प्री टेंशनिंग में होता है या नहीं होता है, वैसे ही पोस्ट टेंशनिंग में फ्रिक्शन लॉस होता है या नहीं होता है, ये अब हम देखेंगे। सो प्री टेंशनिंग में फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है, क्योंकि जब हम इसमें टेंशन लगाते हैं, मतलब जब हम टेंडेंस में के जो केबल्स हैं या वायर्स या फिर इन्फोर्समेंट जो हमने डाली हुई है बीम के अंदर, जब हम उसमें टेंशन लगाते हैं, उसे स्ट्रेच करते हैं, तो उस टाइम हमने कंक्रीट नहीं डाला होता है। उस टाइम जो है फ्रिक्शन तो आएगा जब हम उसको स्ट्रेच करेंगे, लेकिन हम स्ट्रेच करने के बाद कास्टिंग कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेच करने के बाद हम कंक्रीट डाल रहे हैं, तो उसमें फिर फ्रिक्शन नहीं आएगा जब हम उसमें कास्टिंग करेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि प्री टेंशनिंग में फ्रिक्शन लॉस नहीं होता है। एंड पोस्ट टेंशनिंग में फ्रिक्शन आएगा, क्योंकि हमने पहले बीम को कास्ट किया विद डक्ट, मतलब कास्ट करने का मतलब उसमें हमने कंक्रीट डाल दिया बीम के अंदर, उसके बाद हम उसमें फिर हम टेंडेंस को शिफ्ट कर रहे हैं, वायर्स को शिफ्ट कर रहे हैं। नाउ अब हम इस टेंडेंस को, इस वायर्स को बीम के अंदर पुल करेंगे, खींचेंगे, तो हम देखेंगे कि ये जो टेंडेंस है, ये जो वायर्स या फिर इन्फोर्समेंट जिसे हम खींच रहे हैं डक्ट के अंदर, ये डक्ट के सरफेस को टच कर रहा है।
और सरफेस को टच करने का मतलब है कि वहाँ पर कंक्रीट का जो बेस है वहाँ पर फ्रिक्शन लॉस आ रहा है। तो दिस इफेक्ट इज़ कॉल्ड वॉबल इफेक्ट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो वॉबल इफेक्ट हम इसे कहेंगे और ये डायग्राम में भी शो हो रहा है। नाउ सेकंड लॉस इज़ टाइम डिपेंडेंट लॉस। इसमें 3 लॉसेज हैं। फर्स्ट वन इज़ क्रीप लॉस, देन सेकंड इज़ श्रिंकेज लॉस, देन थर्ड इज़ स्ट्रेस रिलैक्सेशन इन प्री स्ट्रेस स्टील। सो पहला है इसमें क्रीप लॉस, इसे समझते हैं। सो क्रीप हमेशा टाइम डिपेंडेंट होता है। इसमें क्या होगा कि कंक्रीट में डिफॉर्मेशन होती रहती है टाइम के साथ, डैट इज़ कॉल्ड क्रीप लॉस। अब क्रीप में भी इलास्टिक शॉर्टनिंग आती रहती है, मतलब क्रीप में जो कंक्रीट है उसमें शॉर्टनिंग आती रहती है, बट ये टाइम के साथ साथ आती है। इसमें जो थीटा की वैल्यू है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है और इसमें एफ पी का मतलब है फ्रिक्शन लॉस इन क्रीप। सो ये था क्रीप लॉस। नाउ नेक्स्ट इज श्रिंकेज लॉस। श्रिंक का मतलब है कंक्रीट का श्रिंक होना। इसमें हम कोई भी थ्योरी नहीं लगाएंगे, इसमें जो इंडियन स्टैंडर्ड जो कोड रेकमेंड करता है, जो बोलता है, बस वही हम डिस्कस करेंगे। सो इसमें जो आईएस कोड है वो क्या बोलता है? सो आईएस कोड बोलता है कि जो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील है वो 3 × 10⁻⁻⁴ होता है प्री टेंशनिंग के लिए, और पोस्ट टेंशनिंग के लिए होता है 2 × 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय log T+2, जो कि आपको इस फिगर में भी शो हो रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, स्ट्रेन से हम यंग मॉडुलस ऑफ स्टील को मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से लॉस आ जाता है, जो भी लॉस हुआ है वो आ जाता है। सो ये बोलता है कोड, जो आईएस कोड है इंडियन स्टैंडर्ड, वो ये स्टेटमेंट देता है। वैसे कंक्रीट में श्रिंकेज की जो प्रॉब्लम है वो पानी की कमी की वजह से भी आती है। सो इसमें जो EST की वैल्यू है, मतलब जो यंग मॉडुलस ऑफ स्टील की जो वैल्यू है 3 × 10⁻⁻⁴ से वो ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर वो वैल्यू इस वैल्यू से ज़्यादा आती है तो वहाँ पर श्रिंकेज की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। नाउ लास्ट लॉस इज स्ट्रेस रिलैक्सेशन इन प्री स्ट्रेस स्टील। इसमें क्या होगा कि सपोज एक बीम है जो कि आपको शो हो रहा है, और इस बीम में सिग्मा जो है, सिग्मा नॉट जो है वो स्ट्रेस है। इसमें क्या होगा कि आफ्टर 7 या 7-8 ईयर्स के बाद जो सिग्मा नॉट है वो सिग्मा 1 में चेंज हो जाएगा, या फिर सिग्मा नॉट जो है सिग्मा 1 बन जाएगा। इसमें क्या है कि जो सिग्मा नॉट है वो ज़्यादा है और बड़ा है एज़ कम्पेयर टू सिग्मा 1। सो अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड कोड, अगर हमने 60% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस दैट इज़ FP लगा दिया, यानी कि स्टील को खींचने के लिए जो हम रेनफोर्समेंट को या फिर वायर्स को, केबल्स को जो खींच रहे हैं, स्ट्रेस प्रोवाइड करवा रहे हैं, अगर हमने 60% वो खींच लिया तो उसमें जो है 35 MPa का लॉस होगा। और अगर हमने 50% लगाया है, मतलब 0.5 FP लगाया हुआ है स्ट्रेस रेनफोर्समेंट में, तो उसमें टेंडेंस में 0 लॉस होगा। चाहे जितनी मर्जी सालें बीत जाएं उसके बाद भी वहाँ पर 0 लॉस होगा। इसका मतलब है जैसा अभी हमारा स्ट्रक्चर है, काफ़ी सालों के बाद, 5-7 सालों के बाद भी वो एज इट इज़ वैसा ही स्ट्रक्चर रहेगा। और इस कोड की कुछ वैल्यूज़ आपको शो हो रही हैं कि कितना स्ट्रेस लगाने पर कितना लॉस होता है और 0 लॉस कितने स्ट्रेस लगाने पर होगा। सो ये है लॉसेस ऑफ प्री स्ट्रेसिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे वो डिस्कस करेंगे। और इस सब्जेक्ट की, यानी कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट की जो इंट्रोडक्शन की एक वीडियो है वो मैंने सेपरेट से बना रखी है और अपलोड भी कर रखी है। सो आप वहाँ पर देख सकते हो कि प्री स्ट्रेस कंक्रीट होता है।